हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। निंद्रा बहुत ही प्यारी और समझदार लड़की थी, जिसने अपनी शादी के 2 साल के अंदर ही अपनी ससुराल को बहुत अच्छे से संभाल लिया था और उसके घर में हर कोई उसकी तारीफें करते नहीं थकता था। उसकी जिंदगी में दिक्कत थी तो उसकी 5 नंदे और 5 की 5 कवारी, लेकिन निंद्रा को अपनी सब नंदे पसंद थी और वो उनको अपनी बहन की तरह रखती थी। उन 5 को शॉपिंग करने का बड़ा चस्का था और निंद्रा भी उनको प्यार से शॉपिंग वाली 5 ननद कहकर बुलाती थी। एक दिन निंद्रा की सास संतोषी निंद्रा के कमरे में आकर कहती है, बहू तूने भी हद कर रखी है। एक तरफ तो जहाँ सब सासें इस उम्र में अपनी बहू से परेशान होती हैं, वहीं मैं अपनी खुद की 5 बेटियों से परेशान हूँ और तू है कि हमेशा उनका साथ देती रहती है, उनका पक्ष लेती है। अरे क्यों माँ जी, क्या कर दिया उन्होंने? जब देखो आप अपनी बेटियों को, मेरी प्यारी नंदों को हमेशा डांटती ही रहती हो। अरे करना क्या है, सुबह का सूरज निकलते नहीं देखा कि शॉपिंग करने चली गई, ना नाश्ता किया ना घर का कोई काम करवाया। भला ये भी कोई बात हुई क्या? और एक तू है ना कि उनको कुछ नहीं कहती और ना ही समझाती है। ऐसा लगता है कभी कभी कि तू उनकी माँ है और मैं उनकी भाभी। माँ जी कोई बात नहीं, ये तो उम्र है उनकी शॉपिंग करने की, तो करने दीजिए ना। इस उम्र में तो लड़कियाँ शॉपिंग करने, सजने धजने इन्हीं में मन लगाती हैं। तभी बाथरूम से नहाकर निंद्रा का पति धीरव आता है और अपनी माँ संतोषी को अपनी बहनों की शिकायत अपनी बीवी से करते देखकर कहता है, अरे माँ, कोई फायदा नहीं है इसको समझाने का। पता नहीं जब देखो ये अपनी ननदों का साथ क्यों देती रहती है। माँ, मैंने तो इसको बोलना ही बंद कर दिया है। सुनो निंद्रा, तुमको समझना बेकार है। तुम मेरे लिए नाश्ता लगाओ, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। वरना अगर आज मुझे मेरे बॉस ने निकाल दिया ना, तो तुम्हारी शॉपिंग वाली 5 ननदों के लिए शॉपिंग के पैसे कहाँ से आएंगे? इतना कहकर धीरव तैयार होने लगता है और संतोषी और निंद्रा कमरे से बाहर आ जाते हैं, जिसके बाद सब लोग साथ नाश्ता करते हैं और धीरव ऑफिस के लिए निकल जाता है। थोड़े समय बाद निंद्रा की 5 नंदे शुभाली, रेणुका, रमीला, प्रियांशी और पूनम आती है और बहुत सारे शॉपिंग बैग्स सोफे पर पटक देती है और उनको देखकर उनकी माँ संतोषी कहती है, आ गई बेड़ा गर्क करके, शर्म नहीं आई अपने भाई की कमाई ऐसे लुटाते हुए? अरे माँ, अपने भाई के पैसे खर्च कर रहे हैं तो आपको क्या दिक्कत हो रही है? जब भाई और भाभी हमें कुछ नहीं कहते तो आप क्यों बोल रही हो? हाँ दीदी, आप सही कह रहे हो। माँ को तो आदत ही हो गई है, मतलब कि चिक चिक दिक दिक करती रहती है। सबकी लड़ाई सुनकर वहाँ निंद्रा आती है और अपनी सब नंदों से कहती है, अरे ननन जी, आ गई आप सब फ्रेश हो जाइए, मैं सबके लिए खाना लगा देती हूँ। अच्छा हुआ भाभी आप आ गई, वरना हमारी माँ तो हमें सुना सुना कर ही पेट भर देती। जिसके बाद सब ननद अपना अपना शॉपिंग बैग उठाकर अपने कमरों में चली जाती हैं और ये देखकर संतोषी को बहुत बुरा लगता है। वक्त बीतता है और उसकी 5 बेटियों की शॉपिंग की आदत नहीं जाती और उनकी भाभी निंद्रा भी अपनी 5 शॉपिंग वाली नंदों को बच्चे समझकर माफ कर देती और कुछ नहीं कहती। ये सब देखते हुए एक दिन जब निंद्रा रसोई में काम कर रही होती है तो धीरव अपने कमरे में अकेला होता है। तो वहाँ पर उसकी माँ संतोषी आकर कहती है, बेटा पहले तो बस अपनी बेटियों से परेशान थी, लेकिन अब तो मैं अपनी बहू से भी परेशान हूँ। जीना हराम कर रखा है मेरा। क्यों माँ, ऐसा क्या हो गया? वो भी मेरी बहनों की तरह शॉपिंग करने लग गई हैं क्या? अरे नहीं बेटा, लेकिन वो उन लोगों को कुछ नहीं कहती, बल्कि शॉपिंग करने के लिए बढ़ावा देती है और जब उन पर पैसे खत्म हो जाते हैं तो वो अपने पैसे जो उसने मेहनत से जमा किए होते हैं वो भी अपनी नंदों को निकाल कर दे देती है। ये तो गलत बात है माँ। ऐसे तो मेरी बहनों को शादी बाद बड़ी दिक्कत होगी। सब कहेंगे कि हमने ही कुछ नहीं सिखाया और समझाया उनको। माँ, हमको कोई प्लान बनाना चाहिए जिससे निंद्रा और उसकी शॉपिंग वाली 5 ननदें सुधर जाएं। इतनी बातचीत के बाद दोनों प्लान बनाते हैं और अगले दिन धीरव आकर सबको बताता है कि उसकी नौकरी चली गई है। ये कहकर वो रोने लगता है और उसकी 5 बहनें और बीवी व माँ उसके पास उसे दिलासा दे रहे होते हैं। तभी धीरव कहता है, क्या दिलासा दे रही हो तुम मुझे? इस पूरे घर में एक ही मैं ही कमाता हूँ और मेरी नौकरी चली गई, हम सब क्या करेंगे अब?
और तुम्हारी ये 5 शॉपिंग वाली ननद, इनका क्या? अरे सब हो जाएगा। आप पहले ये बच्चों की तरह रोना बंद करिए, और आप ऐसे ही परेशान होंगे तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, और आपकी तबीयत से बड़ा मेरे लिए कुछ नहीं है। जिसके बाद धीरव नौकरी जाने का नाटक करके कुछ दिन छुट्टियां लेकर घर पर रहने लगता है और निंद्रा बहुत देखभाल करके घर का खर्च चलाकर पैसे बचाने लगती है। तभी वो देखती है कि उसकी नंदे फिर से एक साथ बहुत सारी शॉपिंग करके आ रही हैं, जिन्हें देखकर वो कहती है, मैंने कभी तुम लोगों को किसी चीज के लिए मना नहीं किया, लेकिन अब तो तुम लोगों को सोचना चाहिए था। कम से कम अपने भाई का घर के खर्च का उसका तो ध्यान रखती, उसमें हाथ बटा देती। शॉपिंग में पैसे क्यों उड़ाए? ओहो भाभी, इस घर में एक आप ही थी जो हमें शॉपिंग करने के लिए कुछ नहीं कहती थी, और अब आप भी शुरू हो गई। हाँ भाभी, हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी। हमें तो लगा था कि आप हमें शॉपिंग के लिए नहीं रोकेंगी। नहीं रोकती थी, क्योंकि मुझे पता था तुम्हारे भैया है खर्च चलाने के लिए, लेकिन अब उनकी नौकरी चली गई है। अगर कुछ महीने वो कमा नहीं पाए और तुम लोग उड़ाते रहे तो इस रोड पर बैठकर भीख मांगने की नौबत आ जाएगी। इससे अच्छा तो यही होगा कि तुम अपनी इस शॉपिंग की गाड़ी पर लगाम लगा लो। इतना कहकर निंद्रा परेशान हो जाती है और ये समझ जाती है कि उसने ही अपनी नंदों को सर पर चढ़ाया है। जिसके बाद वो आगे बिना कुछ बोले अपने कमरे में चली जाती है और उसकी सब नंदों को अपनी गलती और फिजूल खर्ची समझ में आती है। जिसके बाद कुछ दिनों में वो सब मिलकर अपना अपना बिना यूज का सामान, जो उनके काम का नहीं था पर उन्होंने खरीदा था, उसे OLX पर बेच देती है और उससे जो भी पैसे आते हैं वो जमा करके अपने भाई और भाभी के कमरे में पांचों ले जाकर देते हुए कहती है, सॉरी भैया, सॉरी भाभी, आप दोनों ने हमें बड़े लाड प्यार से रखा और किसी चीज की कमी नहीं होने दी। और भाभी तो हमको माँ से ज्यादा प्यार करती हैं और हमेशा जब कोई भी हमसे लड़ता है तो हमारी ही साइड लेती हैं। लेकिन हमने आप दोनों की कभी कदर नहीं की। पर जब हमने देखा कि भाभी अपने कंगन गिरवी रख के घर खर्च चला रही हैं, तो सबको ये फील हुआ कि हम सब कितने गलत हैं। इसलिए हम अपना सारा फालतू सामान बेचकर कुछ पैसे लाए हैं, जिससे 1 महीने का खर्चा तो चल ही जाएगा, और फिर हम सब भी कोई नौकरी देख लेंगे और भैया का हाथ बटा देंगे, जिससे आप सब लोगों को कोई परेशानी ना हो। हमने समझ लिया है कि जितना कमाना चाहिए उसका कुछ प्रतिशत ही खर्च करना चाहिए, बाकी बुरे दिनों के लिए सेव करके रखना चाहिए। भले ही हमें देर से अकल आई, लेकिन आ गई। अपनी पांचों बहनों की गाड़ी पटरी पर आते देखकर धीरव समझ जाता है कि उन सब को सच्चाई बताने का सही समय आ गया है, और वो उन सब से कहता है, जब तुम सबको अपनी गलती का एहसास हो गया है तो मैं भी तुम सबको कुछ बताना चाहता हूँ। सच ये है कि मेरी नौकरी नहीं गई है। ये सब तो मैंने तुमको बढ़ती महंगाई और सेविंग का महत्व बताने के लिए किया था। मेरी कुछ छुट्टियाँ पेंडिंग पड़ी थी तो मैंने ले ली, ताकि मुझे भी रेस्ट मिले और तुम सबको अकल भी आ जाए। आपने ये बहुत अच्छा किया धीरव, इनके साथ मुझे भी ये समझ आ गया। प्यार और अपनापन अपनी जगह है, लेकिन सही को सही और गलत को गलत कहना ही, यही है असली समझदारी। जिसके बाद निंद्रा की 5 शॉपिंग वाली ननद भी अपनी शॉपिंग के फालतू खर्चे कम कर देती है और अपने अपने लिए अच्छी नौकरी देखकर अपने भाई का हाथ बटाने लगती है। जिसके बाद वो शॉपिंग तो करती, लेकिन कम और अपने खर्चों पर। सुगना अपनी बीमार बहू को बिस्तर में देखकर अपने पुराने दिनों में खो जाती है, जब वो सिलीगुड़ी में थी और रोज स्मिथा फिश लेकर घर आया करती थी। ऐसे ही एक दिन सुगना आंगन में खड़ी होकर तुलसी की पूजा कर रही होती है कि तभी उसकी बहू अपने हाथों में फिश लेकर वहाँ जाती है, जिसे देखकर सुगना उससे बोलती है, ए बंगालन, खबरदार, अगर अपने हाथों में मच्छी लेकर मेरे घर की दहलीज पार करी तो। माँ जी, आपको क्या लगता है আমি रुकबो? ये बताइए, लास्ट में तूने बंगाली में क्या बोली? हिंदी में बोल के दिखा। আমি बंगाली, আমি शुद्ध बांग्ला बोलबो। अरे कुलटा बेशरम है तू। राधे राधे, मेरा पूरा घर इसने अपवित्र कर दिया। अब गंगा जल से मुझे अपना पूरा घर शुद्ध करना पड़ेगा। एको दो खाकर तो देखो। अरे मच्छी खाने वाली बंगालन, दूर हट मेरे से। इतना बोलकर सुगना नहाने के लिए चली जाती है और स्मिथा अपनी मच्छी को साफ करके उसे फ्राई करने लगती है। वहीं दूसरी ओर सुगना नहाकर घर के मंदिर में अपनी माला जपते हुए भगवान की गीता गाने लगती है।
अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। सुगना पूरी कोशिश करती है कि घर में बन रही फिश पर उसका ध्यान ना जाए, पर रसोई घर में बन रही फिश की महक सुगना से और बर्दाश्त नहीं होती, जिससे वो अपनी पूजा छोड़कर अपनी बहू के किचन के बाहर नाक बंद करके उससे बोलती है, अरे ओ नासपीटी, अब तक तेरी वो मच्छी बनी नहीं क्या? माँ जी अभी तो बस फिश को फ्राई किया है, अभी तो थोड़ा टाइम लगेगा। अरे कुल्टा कहीं की, पहले इस घर में मांस मच्छी का नाम तक नहीं लिया जाता था, और अब बनता है ना। हाँ जी की बच्ची, आज तेरी वजह से मेरे घर में 2 रसोई बन गए हैं। तो की भालो, आप बोलो तो फिर से एक बार एक कर दे। अरे करमजली, अपनी हरकतें नहीं सुधार सकती तो कम से कम अपनी जुबान तो सुधार ले। इतना बोलकर सुगना खुद को शांत करने के लिए बाहर जाती है। तभी एक औरत वहाँ मच्छी लेकर आकर उससे बोलती है, रेहू मच्छी है, ताजी ताजी अब भी समुद्र से पकड़ कर लाई हूँ। पूरे सिल्लीगुड़ी में नहीं मिलेगी ऐसी मच्छी, ले लो फटाफट। दूर हट, एक वो नासपीटी रोज रोज मेरे घर में मच्छी लेकर घूमती रहती है, और तू आ गई मेरे पास हाथों में मच्छी की टोकरी लेकर। विनय से बोलना पड़ेगा ये शहर छोड़ने को। सुगना गुस्से में घर जाती है, जहाँ स्मिथा फिश के कांटों को अलग करके उन्हें खा रही होती है। उसे ऐसे खाते देखकर सुगना मुंह बना लेती है और सीधे अपने कमरे में जाकर बैठ जाती है, और स्मिथा अच्छे से अपने हाथों को साफ करके अपनी सास के लिए खाना लेकर उसके कमरे में जाती है और बोलती है, की भालो, अरे तुझे कितनी बार बोला है कि फिश खाकर मेरे पास मत आया कर। अब बच्चों की तरह मुंह बनाना बंद कीजिए और खाना खा लीजिए। मैं अपना हाथ मुंह अच्छे से धोकर आई हूँ। सच बोल रही है ना? हाँ माँ जी, अब तक तो विनय घोर न खियालो, मैंने उनके लिए फिश कढ़ाई बनाई है। स्मिथा की ये बातें सुनते ही सुगना खाना छोड़ देती है और गुस्से में पानी पीकर लेट जाती है, जिस पर स्मिथा अपनी सास से कहती है, अब की बोलो। अरे भले ही हम लोग मारवाड़ी हैं, पर हम लोग कभी भी मांस मच्छी नहीं खाते, और मेरा बेटा तेरे साथ रह रह के ये सब खाना सीख गया, और आज अपने बेटे की वजह से मैं ये सब कुछ सह रही हूँ। अगर विनय मेरा इकलौता बेटा नहीं होता ना तो मैं कभी शहर में आती, ना तुझे अपनाती। रहने दीजिए माँ जी, मुझे पता है कि आप मुझसे कितना प्यार करती है, बस आपको मेरा फिश खाना पसंद नहीं है। तो छोड़ क्यों नहीं देती? माँ जी फिश खाना सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, मैं तो बोलती हूँ एक बार आप भी ट्राई करो। करमजली, तुझसे तो बात करना ही बेकार है, जब भी मुंह खोलती है मुंह से मच्छी ही निकलती है। दोनों एक दूसरे से बातें कर ही रही होती है कि तभी वहाँ पर विनय आ जाता है और घर में आपको अपने ट्रांसफर के बारे में बताता है, जिस पर सुगना बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और अपने बेटे से बोलती है, भगवान ने तो मेरी सुन ली, राधे राधे, लाख लाख शुक्रिया तेरा। अच्छा बेटा, तेरा ट्रांसफर कहाँ हुआ है? पुष्कर में है, परसों निकलना है बस। क्या? राधे राधे, अब मुझे रोज रोज ये मांस मच्छी का मुंह देखना नहीं पड़ेगा। सुन ले बहू कान खोलकर, अब तू घर में मच्छी लेकर नहीं आ सकती, और अगर इतना ही खाने का शौक हो ना तो बाहर जाके खा लियो। सोकती नहीं लाऊंगी उस घर में फिश। सुगना खुशी के मारे अपने वहाँ जाने के दिन गिनना शुरू कर देती है और फाइनली वो लोग सिलीगुड़ी छोड़कर वहाँ चले ही जाते हैं और वो तीनों पुष्कर में शिफ्ट हो जाते हैं। इतना ही नहीं, अब स्मिथा कभी घर में फिश भी नहीं लाती थी और जब उसका दिल करता था तो वो विनय के साथ बाहर जाकर खा लिया करती थी। ऐसे ही एक दिन स्मिथा की तबीयत बहुत खराब हो जाती है और उसकी हालत इतनी ज्यादा बिगड़ जाती है कि वो अधमरी हालत में आ जाती है और उसे तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ता है। अपनी बहू की ऐसी हालत देखकर सुगना को जरा भी अच्छा नहीं लगता। कुछ ही देर के बाद जब डॉक्टर स्मिथा का चेकअप करके वार्ड से बाहर आते हैं, तब सुगना उनसे बोलती है, डॉक्टर मेरी बहू कैसी है? ठीक तो है ना वो? जी वो ठीक है, पर उनकी बॉडी में कमजोरी बहुत ज्यादा है, जिस वजह से उनकी ये हालत है। उनकी बॉडी में फैटी एसिड और प्रोटीन बहुत ज्यादा कम है। तो क्या मेरी बहू कभी ठीक नहीं हो पाएगी? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है माता जी, आप अपनी बहू को फिश खिला सकती हैं, इससे वो जल्दी रिकवर हो जाएंगी। ये सारी बातें सुगना अपने बेटे विनय को बताती है और विनय स्मिथा के पास जाता है और उसे डॉक्टर की कही सारी बातें बता देता है, जिस पर वो उसे मना करते हुए कहती है, नहीं विनय, इस घर में फिश नहीं आएगी। यहाँ आने से पहले मैंने माँ जी को प्रॉमिस किया था
कि मैं इस घर में फिश नहीं लाऊंगी। देख बहू, अगर डॉक्टर ने बोला है कि तुझे फिश खाना है तो तुझे खाना ही होगा। पर माँ जी, मैं इस हालत में बाहर जाकर फिश नहीं खा सकती। अरे तू क्यों जाएगी? विनय है ना, वो ले आएगा तेरे लिए। पर माँ, मैं काम के सिलसिले में कुछ दिन के लिए शहर से बाहर जा रहा हूँ। अब आपको इस मिस्टर को देखना होगा। इतना बोलकर विनय वहाँ से जाने की तैयारी करने लगता है और शाम को ही निकल जाता है। तो वहीं सुगना स्मिता को घर ले आती है और उसकी पूरी देखभाल करती है, जिसके बाद अपनी बहू को बिस्तर पर पड़ा हुआ देखकर पुराने दिन याद करती है। इतना ही नहीं, इतना सब होने के बाद वो जल्दी से मार्केट जाकर बनी बनाई फिश लेकर आती है और अपनी बहू को परोस देती है। जब तक स्मिता ठीक नहीं हो जाती, सुगना ऐसा ही किया करती और एक दिन वो अपनी बहू से कहती है, अरे बंगालन, तू तो ऐसे बीमार पड़ी जैसे मछली बिना पानी के तड़पने लगती है। वैसे मैं और दिनों तक तुझे मछली नहीं खिला सकती। जल्दी से ठीक हो जा और खुद लाके बनाकर खा। तुम्हें खूब सुंदर। एक तो तेरी बंगाली भाषा मेरे तो पल्ले ही नहीं पड़ती। मैंने कहा कि आप बहुत अच्छी हैं। सच में तूने यही बोला या फिर और कुछ? शौकती, मैंने यही बोला। कुछ ही दिनों में स्मिता की तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाती है और एक बार फिर से वो आए दिन अपने लिए फिशेस की नई नई डिशेस बनाना शुरू कर देती है और दोनों सास बहू पहले की तरह ही एक साथ लड़ते झगड़ते रहना शुरू कर देती हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये फिश खाने वाली बहू की कहानी? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी बहू? अगर हाँ, तो उन्हें ये वीडियो दिखाइए और हमें कमेंट करके बताइए। अनूप अपनी माँ को हॉस्पिटल ले जा रहा होता है, तो वहीं उसकी पत्नी जसलीन बहुत ज्यादा रो रही होती है और रोते हुए अपने पति से वो बोलती है, मेरी बात तो सुनते जाइए। क्या सुनूं मैं? अब कहने सुनने के लिए कुछ बचा ही नहीं है जसलीन। ऐसा कहकर अनूप अपनी माँ को लेकर हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। जसलीन अकेले घर पर रह जाती है और अपने कमरे में बैठकर वहाँ पर रोते हुए सोचती है, माँ जी, आपके लिए आलू के पराठे बना दूं? हाँ बहू, बना दे, बहुत जोरों से भूख लगी है। जसलीन रसोई में जाकर गीता के लिए खाना बनाने लगती है। थोड़ी देर के बाद वो खाना लेकर बाहर आती है। फिर वो अपनी सास से कहती है, माँ जी, खाना तैयार है, आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना लगा देती हूँ। हाँ बहू, मैंने अच्छे से हाथ धो लिए, बस तू खाना लेकर आजा जल्दी से। कोई बात नहीं माँ जी, एक और बार धो लीजिए ना। अच्छा बाबा, ठीक है, मैं एक बार और धो लेती हूँ हाथ। गीता अपने हाथ धोने के लिए चली जाती है, लेकिन वो डेटॉल से नहीं बल्कि सिर्फ पानी से हाथ धोती है और फिर वापस अपनी जगह पर चली जाती है। तो जसलीन अपनी सास से पूछती है, माँ जी, आपने हाथ नहीं धोए ना? क्या बहू, अभी तो धोकर आई थी। झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है। कैसा झूठ? अगर आप ठीक से धोकर आती तो मुझे आपके हाथों से डेटॉल की खुशबू आ रही होती, लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं है। अच्छा, तो अब इतनी सी बात पर तुम मुझसे बहस करेगी? बात बहस तक पहुँचती ही नहीं, अगर आप शराफत से मान लेती। जसलीन गीता को डेटॉल से हाथ धोने के लिए मजबूर कर देती है। गीता डेटॉल से हाथ धोकर वापस आती है तो जसलीन उससे कहती है, वाह, क्या खुशबू है माँ जी, कैसी लगी आपको? ये खुशबू है? अरे मेरा तो दिमाग खराब हो रहा है इसे सूंघकर। क्या माँ जी, आपको तो कुछ भी नहीं पता। हाँ हाँ, मुझे तो कुछ भी नहीं पता। अब खाना मिलेगा या नहीं? सॉरी, अभी लेकर आई। जसलीन गीता को खाना दे देती है और गीता खाना शुरू करती है तो उसे खाने में कुछ अजीब सा टेस्ट आता है। वो कुछ देर तक तो खाना खा लेती है, लेकिन अब उसे ये टेस्ट और महक बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती। तो वो जसलीन को अपने पास बुलाकर उससे बोलती है, बहू, ये सब क्या है? मतलब खाना अच्छा नहीं बना क्या? अच्छा, अरे क्या बताऊं कि कितना अच्छा है, जरा एक बार खा कर तो देख। गीता अपने हाथों से जसलीन को उसका बनाया हुआ खाना खिलाती है और फिर उससे पूछती है, हाँ, अब बता कि कैसा लगा? अच्छा तो है माँ जी। कुछ अलग नहीं लगा तुझे? हाँ, थोड़ा नमक ज्यादा लग रहा है बस, बाकी सब ठीक है। अरे मंदबुद्धि, तुझे इसमें डेटॉल की महक नहीं आ रही है? अच्छा, तो आप कहना क्या चाह रही हो इतनी देर से? हाँ, वो क्यों? क्योंकि मैंने बर्तनों को डेटॉल से धोया था। हे भगवान, अरे क्या होगा इस लड़की का? अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन हम लोग भगवान को प्यारे हो जाएंगे। आप ऐसा क्यों कह रही हैं माँ जी? ये मैं नहीं, तेरी हरकतें बता रही हैं। ऐसा बोलकर गीता अपने कमरे में चली जाती है। इधर नीचे जसलीन सोचती है, यार, मुझे समझ ही नहीं आ रहा, आखिर मैंने ऐसा क्या कर दिया जो मेरी माँ जी बिना खाना खाए चली गई?
अरे मैंने तो बर्तनों को डेटॉल से सिर्फ इसलिए धोया था ताकि बर्तनों के भी सारे जर्म्स मर जाएं। अरे जब हम स्वस्थ रहेंगे तभी तो हम मस्त रहेंगे। और वैसे भी डेटॉल कोई नुकसान देने वाली चीज तो है नहीं। पता नहीं माँ जी और ये कब ये बात समझेंगे। जसलीन अपनी सास के लिए 1 कप अच्छी सी मसालेदार चाय बनाती है और फिर उसके पास उसके कमरे में ले जाकर उससे कहती है, माँ जी देखिए मैं आपके लिए क्या लाई हूँ। क्या लाई है? कहीं इस बार फिर से वो डेटॉल की बोतल तो नहीं उठा के ले आई? कहीं मैं पीऊं और निकल लूं? नहीं नहीं माँ जी, ये क्या कह रही हैं? मरे आपके दुश्मन, मैं तो आपके लिए गर्मा गर्म मसाले वाली चाय लाई हूँ। चाय? अरे लाला बहू जल्दी लेकर आ। मैं तुझसे कहने ही वाली थी कि मुझे चाय पीनी है, पर तू खुद ही लेकर आ गई। मुझे पता था माँ जी आपको चाय पीने का मन कर रहा है, तभी बना कर ले आई। हाँ वैसे बहू तू इतनी बुरी भी नहीं है जितनी मैं सोचती हूँ तेरे बारे में। बुरी तो मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ माँ जी, बस लोगों को लग जाता है कभी कभी। वो क्या है ना कि मैं साफ सफाई को लेकर कुछ ज्यादा ही सख्त हूँ, लेकिन क्या करूँ वो भी तो जरूरी है। हाँ शायद तो सही कह रही है बहू। हम सबको ये बात समझना चाहिए था कि ये तू जो कर रही है वो हम लोगों के लिए कर रही है, ताकि हम सबको बीमारी ना हो। मुझे इस बात की खुशी है कि आप मेरी बात समझ गई। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। दोनों सास बहुएं मिलकर अपने घर और अपने मोहल्ले को जमकर डेटॉल के बारे में बताती हैं और उसका पूरा प्रचार करती हैं। लोगों तक अपना मैसेज पहुंचाते हुए वो दोनों बोलती हैं, हाथ धोए बार बार, बीमारी भागे मीलों पार। गीता अपने हाथ में डेटॉल की बोतल को लिए गाना गाती है और गाते हुए कहती है, हमको जिसकी थी वो तलाश तुम हो, खुशबू सांसों की हाथों की प्यास तुम हो, तेरी हर बूंद पे एतबार करते हैं, ए डेटॉल हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं। ऐसे नारे और गाने गाते बजाते वो लोग पूरे मोहल्ले के चक्कर काटती हैं। इनके ऐसा करने से लोग काफी ज्यादा जागरूक होते हैं। वो लोग अब हाइजीन को समझने लगते हैं, अपने आसपास सफाई का भी पूरा ध्यान रखते हैं। ऐसे ही वक्त गुजरता जाता है और एक दिन उसकी सास उससे बोलती है, बहू मैं मानती हूँ कि डेटॉल अच्छी चीज है, पर इसका ज्यादा इस्तेमाल करना नुकसान भी तो दे सकता है ना। अरे माँ जी कुछ नहीं होगा, आप खामखा की चिंता कर रही हैं। ऐसा कहकर जसलीन वहाँ से चली जाती है। इसी तरह धीरे धीरे जसलीन का डेटॉल को लेकर क्रेज बढ़ता ही जाता है और उसे इतनी ज्यादा बुरी आदत पड़ जाती है कि वो अपने हर काम में उसका इस्तेमाल करने लगती है, जैसे कि कपड़े धोना, बर्तन धोना, घर की सफाई करना, यहाँ तक कि रूम फ्रेशनर के रूप में भी वो उसे ही यूज करने लगती है। ऐसे ही एक दिन खाने में भी वो तेल की जगह डेटॉल डाल देती है और जबरदस्ती वो खाना अपनी सास को खिला देती है, जिसे खाकर उसकी सास की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और अनूप अपनी माँ को हॉस्पिटल ले जाता है। जसलीन अपने कमरे में बैठी हुई ये सब सोच रही थी कि तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। वो उठकर जब दरवाजा खोलती है तो देखती है कि अनूप अपनी माँ को लेकर वापस आ गया है। तभी जसलीन अनूप से कहती है, अब कैसी है माँ जी? बच गई मेरी माँ, वरना आज तो तुमने इनको मार ही डाला था। यार खाने में कौन डिटोल डालता है? प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया था। तुमने चाहे जैसा भी किया हो, मेरी माँ की तो आवाज चली गई ना। क्या? ये कैसे हो सकता है? पर ऐसा हुआ है, डॉक्टर ने माँ का वोकल कॉर्ड निकाल लिया है। अनूप की बातें सुनकर जसलीन को बहुत बुरा लगता है, जिस पर वो अपनी सास के पैरों पर गिरकर उनसे माफी मांगते हुए कहती है, मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, मेरी वजह से आपके साथ ये सब कुछ हो गया। गीता जसलीन को उठाकर उसके आंसू पोंछती है, साथ ही उसे अपने गले भी लगाती है। तभी अनूप कहता है, देखा तुमने मेरी माँ के साथ इतना सब कुछ किया, फिर भी माँ ने तुम्हें माफ कर दिया और अपने गले से लगा लिया। हाँ बहुत अच्छी है माँ जी। जसलीन अनूप से भी माफी मांगकर उससे बोलती है, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए अनूप जी, मैं आइंदा ऐसा कुछ नहीं करूँगी। आई एम सॉरी। ठीक है, और याद रखना अगर आज के बाद ऐसा कुछ भी हुआ तो मैं जरा भी देर नहीं करूँगा तुम्हें अपनी जिंदगी से निकालने में। ये सब होने के बाद जसलीन गीता का बहुत ख्याल रखती है। डिटोल को भी वो अब लिमिट में इस्तेमाल करना शुरू कर देती है। तो वहीं अनूप कुछ टाइम तक तो जसलीन से रूठा रहता है, लेकिन उसकी माँ के लिए जसलीन का प्यार देखकर वो उसे माफ कर देता है और उसे फिर से दिल से अपना लेता है, और जिसके बाद सभी लोग एक साथ मिलकर खुशी खुशी रहने लगते हैं।
दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।